दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनते ही हमें भूख से मरते लोग, एक सन की तानाशाह और रात को पूरी तरह से बिजली के अभाव में अंधेरे में डूबा एक देश नजर आता है। ये सभी बातें सच हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का एक दूसरा पहलू भी है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कैफेज हैं, बच्चे स्मार्टफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि जब नॉर्थ कोरिया पर सभी देशों ने सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो आखिर नॉर्थ कोरिया के लोग और उनकी सरकार अपना खर्च चलाने के लिए पैसे कैसे कमाते हैं और किस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं। आज हम नॉर्थ कोरिया के इसी फाइनेंशियल सिस्टम को समझने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उसके बारे में तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट देशों में प्राइवेट कंपनीज नहीं होती, वहां सभी चीजें सरकार खुद ही कंट्रोल करती है। कम्युनिस्ट देशों में लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते और सरकार ही उन्हें जमीन, घर और काम मुहैया करवाती है। दोस्तों, बता दें कि जब किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया की स्थापना की थी, तब यहां सोवियत यूनियन का कंट्रोल था और सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट देश था, जिस वजह से उन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी एक कम्युनिस्ट देश डिक्लेयर कर दिया। शुरुआती दिनों में किम ली सुंग लीडर जरूर थे, लेकिन उन्हें सोवियत यूनियन ही कंट्रोल कर रहा था। धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी और नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह से सोवियत यूनियन पर डिपेंडेंट ना रहने के लिए चीन का सहारा भी लिया। दोस्तों, चीन भी एक कम्युनिस्ट देश है, तो इस वजह से इनमें कुछ वैचारिक समानताएं थी। इन दोनों देशों में सब सही चल रहा था, लेकिन 90 के दशक में सोवियत यूनियन टूट गया और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया की एड का एक बड़ा हिस्सा चला गया। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एड क्या होता है तो बता दें, एड एक तरह की सहायता होती है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में एक देश के द्वारा दूसरे देश को प्रदान कराई जाती है। खैर, जब नॉर्थ कोरिया की एड का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ से चला गया तो वहां अकाल पड़ गया, लोग भूख के कारण मरने लगे। कहते हैं कि इस बीच 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल नॉर्थ कोरिया में हर एक किसान को अपनी पूरी फसल सरकार के हवाले करनी होती है, जिसके बाद एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सरकार ये अनाज फिर से लोगों में बांटती है और जितना अनाज कम होता है वो एड के रूप में आ जाया करता था। अब एड कम हो चुकी थी। 1994 में जहां एक किसान को 450 ग्राम अनाज प्रतिदिन मिल रहा था, यह घटकर 128 ग्राम हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में आप कोई प्राइवेट बिजनेस या दुकान भी नहीं खोल सकते, जिस वजह से सभी को कोई ना कोई सरकारी नौकरी करनी ही थी, चाहे फिर वो मिलिट्री में हो या खेत में। यह सिस्टम मर्दों पर ज्यादा लागू होता है। औरतें खुद हाउस वाइफ्स की तरह रजिस्टर्ड होते हुए सरकारी काम से बच सकती हैं, जिस वजह से ये औरतें कभी कभी गैर कानूनी तरीके से खाने पीने से लेकर इंपोर्टेड गुड्स जैसे रशियन सिगरेट या चाइनीज बियर की दुकानें लगा लेती हैं। सरकार भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है और जब तक लोग खुश हैं तब तक सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होगा। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में औसतन औरतें मर्दों से ज्यादा पैसा कमाती हैं। खैर, सन 2000 के समय नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को समझ आने लगा था कि कम्युनिस्ट बने रहकर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस समय वो एक स्कीम लेकर आए, जिसके मुताबिक हर महीने अगर कोई सरकार को एक फीस दे दे तो उसे सरकारी काम नहीं करना पड़ेगा और वो बाकी बिजनेसेस भी शुरू कर सकता है। लेकिन परेशानी है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। वहां की करेंसी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और 2009 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने यह लिमिट लगा दी थी कि कोई भी इंसान वहां 1 लाख वोन या 8,500 भारतीय रुपयों से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, जिस वजह से अब वहां के लोगों ने अपनी जरूरत का बाकी सामान खरीदने के लिए चीन की करेंसी युआन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और बता दें, सभी इलीगल ट्रेड्स के लिए युआन का ही सहारा लिया जाता है और लोग इस उम्मीद में भी चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर चीन में बसने के भी सपने देखते हैं और इन लोगों का ये पूरा रैकेट इसी काम से पैसे कमाता है। अब बात करते हैं चीन की।
दोस्तों, चीन नॉर्थ कोरिया के लिए कितना जरूरी है, ये बात आप इस बात से समझिए कि जब साल 2018 में किम जोंग उन और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में शी जिनपिंग की स्पीच के वक्त किम जोंग किसी असिस्टेंट की तरह नोट्स बना रहे थे। जी हां, हर समय बेबाकी से कुछ भी बोल देने वाले किम जोंग नोट्स बना रहे थे ताकि वो स्टेज पर सिर्फ काम की ही बातें बोलें और कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, जिससे चीन नॉर्थ कोरिया से गुस्सा हो जाए और फिर नॉर्थ कोरिया को मोहताज होना पड़े। तो देखा दोस्तों, यह है चीन की ताकत। लेकिन ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार करने में ज्यादातर देशों ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। किम जोंग के महंगे होटल्स में लगी लग्जरी आइटम्स से लेकर वहां की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों तक ज्यादातर सभी कुछ चीन से ही इंपोर्ट किया गया है। चीन समय समय पर नॉर्थ कोरिया को ऐड भी देता है और गैर कानूनी तरीके से उन्हें हथियार भी सप्लाई करता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने यहाँ जो हथियार बनाती है, उन्हें वो सीरिया और ईरान जैसे देशों को या फिर आतंकवादी संगठनों को बेचकर अपनी कमाई करती है। अभी बीते कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया ने हैकर्स की एक आर्मी तैयार कर ली है, जो बहुत सारी इलीगल ट्रेड्स से भी नॉर्थ कोरिया की सरकार को पैसा कमा के देती है। अभी नॉर्थ कोरिया के जितने भी इलीगल यानी कि गैर कानूनी कामों की हमने बात की, उनको चलाने वाले लोग ज्यादातर सरकार में ऊंची पोस्ट रखने वाले लोग होते हैं। ये सब कुलीन परिवार यानी कि एक समृद्धशाली परिवार से होते हैं। नॉर्थ कोरिया के कई सरकारी डिपार्टमेंट्स ने भी प्राइवेटली फैक्ट्रीज या फिर दूसरी तरह की कारोबार खोली हैं और ज्यादातर वो अपने यहाँ काम करने के लिए आर्मी के लोगों को ही फैक्ट्रीज में वर्कर्स की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया आखिर पैसा कैसे कमाता है, तो बता दें ये जानना आज के टाइम पर बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अलग अलग गैर कानूनी तरीकों से पैसे छाप रहा है और उसने अपने इकोनॉमी को इतना जटिल बना दिया है कि इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि वो एग्जैक्ट कौन सा इकोनॉमिकल मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा चीन की जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस भी नॉर्थ कोरिया में चीजों को और ज्यादा उलझा देती हैं और इन सब के अलावा भी नॉर्थ कोरिया के पास एक और स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल वो बहुत ही चालाकी से करता है। आपने देखा होगा किम जोंग हर 3 से 4 साल में एक बार तो न्यूक्लियर हमले की धमकी दे ही देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सन की है? नहीं, दरअसल जब भी नॉर्थ कोरिया की जनता भूखी मरने लगती है तब तब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हमले की बात करता है और ये बात वो ये कहकर करता है कि उनकी इकोनॉमी पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका उन्हें उनके हिसाब से जीने नहीं दे रहा है। ऐसे में अमेरिका को दबाव में आकर नॉर्थ कोरिया पर लगे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंधों को थोड़ा कम करना पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर वो बहुत सारी ऐड ले लेते हैं और अपने सभी कारोबार को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ही वक्त में नॉर्थ कोरिया की हरकतों के कारण इन पर सैंक्शन फिर लगा दिए जाते हैं, लेकिन इससे नॉर्थ कोरिया को इतना वक्त मिल जाता है कि वो अपनी जनता को पाल सके। नॉर्थ कोरिया की यह दिमागदार रणनीति हर बार काम करती है, क्योंकि न्यूक्लियर हमले की जरा सी भी आशंका है तो इससे अमेरिका अपना नुकसान नहीं करवाना चाहेगा। इसी वजह से चाहे नॉर्थ कोरिया में कितनी भी गरीबी आ जाए, नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाता रहता है। नॉर्थ कोरिया के पास जब तक ये हथियार हैं, वो सिर्फ तभी तक जिंदा है। न्यूक्लियर हथियार छोड़ते ही उनके पास प्रेशर बनाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अगर वो न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़ेंगे तो इन पर लगे सैंक्शन भी कभी नहीं हटेंगे। तो वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। कुछ ही वक्त में वहां की फैक्ट्रीज में सोवियत यूनियन के वक्त की मशीनें बंद हो जाएंगी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कोलैप्स करने लगेगा और जिस तरह से चीन आगे बढ़ रहा है, शायद उसे एक वक्त के बाद नॉर्थ कोरिया की जरूरत ना पड़े और वो भी उसका साथ छोड़ दे। तब नॉर्थ कोरिया क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। आपको नॉर्थ कोरिया के भविष्य के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।